स्टूडेंट्स फाइनली जिसका आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सोशल साइंस पार्ट 1 क्लास 9 की बुक का, जो कि न्यू सिलेबस के साथ अब आ चुकी है। इसमें एनसीईआरटी ने बहुत ही शानदार सिलेबस रखा है। ये सिलेबस ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 9th में है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि जिनका फ्यूचर में सपना होता है कि वो आईएएस बने, पीसीएस बने। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में क्लास 9th सोशल साइंस के चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस को पढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये है हमारा चैप्टर शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, ये चैप्टर 2 रखा है एनसीईआरटी ने, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। इसमें हमें पढ़ना क्या है, यानी इस चैप्टर में दिया क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये सरफेस है। जहां हमारा स्कूल टिका हुआ होता है वो सरफेस है, जहां हॉस्पिटल्स होते हैं वहां वो सरफेस है अर्थ की, जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं और एनिमल्स वगैरह रहते हैं, इंसान रहते हैं, वो सब सरफेस है। तो इस चैप्टर में ये बताया इन्होंने कि जो सरफेस है, अगर हम लगातार चलते चले जाएं कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर, तो अब हम अर्थ पर देखेंगे कि चलते चलते कहीं तो प्लेन्स है, कहीं हमने देखा कि एकदम माउंटेन्स मिल गए, फिर कहीं हमने देखा कि वैलीज हैं, कहीं देखा हमने ओशियन है, फिर कभी न्यूज सुनने में आती है कि वहां पर वॉल्केनो फट गया, ज्वालामुखी आ गए, कभी हमें पता चलता है कहीं पर अर्थक्वेक आ गया। तो ये इतनी जो घटनाएं हो रही हैं, जो इंसिडेंट्स चल रही हैं ये अर्थ पर, ये क्यों हो रही हैं, इसकी वजह क्या है, इस चैप्टर में बस यही वजह हमें जाननी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक, इसमें क्या था, अर्थ सरफेस इज नॉट कांस्टेंट, एक जैसी नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, लगातार बदल रही है। देखिए, कहीं पर आप देखेंगे कि माउंटेन्स हैं, कहीं पर आप देखेंगे ज्वालामुखी फट रहे हैं, यानी वॉल्केनोज आ रहे हैं, जमीन के अंदर से आग निकल रही है। तो इतना बड़ा बदलाव इतना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो साइंटिस्ट ने सर्च की है तो कुछ सोच समझ के की होगी कि ऐसा चेंजिंग क्यों आ रहा है, लैंडफॉर्म्स बन कैसे रहे नए नए, कहीं पर वैलीज हैं, ठीक है, कहीं पर कुछ है। तो ये थ्योरी जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है उसमें बताया गया। ठीक है, दिस चेंज इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी है, ये बताएगी कि ऐसा इतना बड़ा जो बदलाव हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म्स, जो नए नए लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, चाहे माउंटेन्स हो, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, ज्वालामुखी हो, अर्थक्वेक हो। ठीक, इस थ्योरी से जानेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक। देखिए, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी किसने दी थी, WJ मॉर्गन साहब ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, क्या बताया इसमें, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। अब हमने ये तो पता करा कि हम जिस सरफेस पर रह रहे हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स है, हिल क्यों रही है, मूवमेंट क्यों कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, outermost layer of the earth is broken into several large small pieces as called tectonic plates। देखिए, ये अर्थ है, इसके ऊपर सरफेस है जहां हम रहते हैं। ठीक, ये जो सरफेस है, ये जो दिख रहे हैं आपको, जैसे देखिए ये नॉर्थ, ये जो है ऊपर वाला, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जहां अमेरिका, कनाडा, यूएसए वगैरह है। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है यूरेशिया कॉन्टिनेंट। यूरेशिया कॉन्टिनेंट मतलब इसका आधा हिस्सा इधर का यूरोप है और इधर का हिस्सा एशिया है, दोनों को मिलाकर के यूरेशियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है यही प्लेट्स हैं। जिस टेक्टोनिक प्लेट्स की बात मॉर्गन साहब ने की है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स ये वाली है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर में, ये है कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स वाली। ये जो दिख रही है आपको, ये वाली ब्लू कलर की, ये भी प्लेट्स हैं, ये ओशियनिक प्लेट है, लेकिन है सब टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हिलती हैं, उनके हिलने से लैंडफॉर्म्स बने हैं। ठीक है, तो अभी मुझे पता है बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब हम इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, अभी देखिए आपको एकदम इंटरेस्ट आने वाला है इस टॉपिक में, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही नॉलेजफुल है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। देखिए, ये जो मैंने बताया, जब ये प्लेटें हिलती हैं तो बनते हैं माउंटेन्स बनते हैं। ठीक, और क्या आता है, वॉल्केनोज आते हैं, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स आते हैं, ओशियन बेसिन्स बनती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी जो अर्थ है, देखिए जैसे मैं यहां पर हूं, मैं खड़ा हूं, वीडियो बना रहा हूं,
या जहां आप खड़े हैं, आप दिमाग लगाइए कि एक अर्थ है, अर्थ पर खड़े हैं आप, उसकी सरफेस पर, टेक्टोनिक प्लेट्स पर आप सुराख कीजिए, ठीक, सुराख करके आप किसी रोबोट को अंदर भेजिए, आप तो मत जाना क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है नीचे, ठीक। आपने सुराख किया और आप नीचे गए, आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल नीचे चले जाएं, उसकी अंदर बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल अंदर चले जाएं, तो उसमें जाने के लिए आपने देखा कि आपको 3 लेयर पास करनी पड़ी, यानी आपका जो रोबोट गया उस रोबोट को 3 लेयर पास करनी पड़ेगी, पहली वाली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ठीक है। वो लेयर यहाँ पर है, देखिए ये है, ये अर्थ का डायग्राम है, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये जो है ना ये यहाँ तक है, देखिए ये है क्रस्ट, वो 3 जो लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर हैं अर्थ पर, ठीक है। इस लेयर को, क्रस्ट को, देखिए यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्रस्ट है, ये जो पपड़ी दिख रही है ना आपको ब्लू कलर की, ये क्रस्ट है, ठीक। ये मैंने इससे येलो कलर से यहां पर बना दिया, ये क्या है, ये क्रस्ट है, ठीक। इसके बाद, अच्छा ये क्रस्ट है, ठीक है, इसके बाद एक लेयर और है, मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा उसको, यहां से देखिए आप, जहां से ये क्रस्ट खत्म हुई, क्रस्ट यहां खत्म हो गई, यहां से लेकर यहां क्रस्ट खत्म हो गई, यहां से लेकर के यहां तक ये मेंटल है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये जो रेड कलर में दिख रही है ना आपको दोनों, ये मेंटल है, ठीक है। तो मेंटल कहां तक हो गया, यहां तक, ये मेंटल हो गया, ये मेंटल, ये क्रस्ट, ठीक। इसके बाद यहां से जो शुरू हुई है, इसके बाद जो शुरू होगी यहां पर, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहां से लेके जहां ये मेंटल खत्म हुई, उसके बाद यहां तक ये क्रस्ट शुरू हो गई, आई मीन कोर शुरू हो गई, क्या बात आई समझ में आपको। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये तो हो गया कोर, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये हो गया मेंटल, और जो बाहर मैंने येलो कलर से दिखाया ये हो गया कोर। तो देखिए एक तो क्रस्ट है, एक मेंटल है और एक कोर है, ठीक है। क्रस्ट को हम सीमा के नाम से भी, स्याल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, स्याल, यानी ये जो क्रस्ट है हमारे हमारी, इसको स्याल कहते हैं। स्याल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलिका होता है, सिलिका, और एक होता है इसके अंदर एल्यूमिनियम, यानी इसकी प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, जिसकी वजह से इसको स्याल भी कहते हैं। मेंटल को बोलते हैं सीमा, क्या बोलते हैं इसको, सीमा। तो इसके अंदर एक तो होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और ये बात आपके समझ में, इसको स्याल, इसको सीमा क्यों बोलते हैं, SI सिलिका, Ma मैग्नीशियम, ठीक है। तीसरी जो कोर है इसको बोलते हैं निफे, मतलब इसके कोर के अंदर होता है निकिल और Fe लोहा, यहां पर, इस वजह से इसका जो मैग्नेटिज्म की पावर है वो भी बढ़ी हुई है निफे की वजह से, ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर है और हॉटेस्ट पार्ट, मतलब सबसे ज्यादा गर्म है ये पृथ्वी के अंदर का हिस्सा, ठीक है। तो यहीं से आपने रोबोट भेजा था, तो पहले आपने कोर क्रस्ट पास किया, फिर ऐसे करके आप यहाँ बढ़ते चले गए, ठीक है। तो आपने 3 लेयर्स देखी, ठीक। अब देखिए जो मैंने ये बताया क्रस्ट, आपने एग देखा होगा, तो एग को, ये क्रस्ट है, ठीक है। अगर एग का आपने देखा है तो एग का एग्जाम्पल ले लिए, एग का जो ऊपर का जो व्हाइट उसका वो जो होता है सेल, जो तोड़ के फेंक देते हैं, तो ये तो हो गया क्रस्ट, ठीक। इसका जो व्हाइट पार्ट, जो सेकंड पार्ट होता है उसका व्हाइट वाला, वो कहलाता है मेंटल, मतलब मेंटल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। और जो बीच का हिस्सा है ये हो गया कोर, मतलब अंदर का, ये वाला कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये जो फेंक देते हैं हम तोड़ करके, ये हो गया क्रस्ट। मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिस्किट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो फैंटेसी बिस्किट है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये हार्ड वाला, ये क्रस्ट है, और ये अंदर का जो थोड़ा मेल्टिंग है, जो भरा हुआ है इसमें, उसको मान लो ये अंदर का सिस्टम है अर्थ का भरा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी ऊपर से तो कड़क सी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से थोड़ी कहीं कहीं पर पिघली हुई है और कहीं थोड़ी ठोस भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये समझिए आप, बहुत ध्यान से, ये आपके एनसीईआरटी में इमेज ली गई है। तो क्या किया है इन्होंने यहाँ पर, ये अर्थ का एक 3D डायग्राम है, ठीक है। और इसमें आपको देखना है, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं, देखिए सबसे बाहर का जो हिस्सा है ये तो हो गया क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, कौन सा, ये वाला भी, ये क्रस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है इसका, यहां से शुरू हुआ है, फिर अगला हिस्सा, ये जो हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, मैं ले लेता हूं उसको इस कलर से,
नहीं, अलग कलर से लेते हैं, इसको मैंने ब्लू कलर से ले लिया। देखिए यहां से जहां ये क्रस्ट खत्म हुई है, क्रस्ट हो गई यहां पर खत्म, यहां से लेकर के लगातार यहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गया कौन सा हो गया, ये हो गया मेंटल। ठीक है, इसके बाद एक हिस्सा और है इसका अंदर को जो भी बताया था, ये वाला हिस्सा, देखिए ये हिस्सा हो गया इसका कोर। अब आई बात समझ में आपके, व्हाइट वाला जो है ये तो हो गया क्रस्ट, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये हो गया मेंटल, और ये हो गया अंदर का कोर। अब इसमें भी क्या करा है इन्होंने, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए जैसे ये मेंटल है, तो मेंटल को एक तो ये यहां से, देखिए मेंटल एक तो यहां से, यानी यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये वाला जो कहलाता है ये कहलाता है अपर मेंटल। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या हो गया अपर मेंटल। ठीक है, ये वाला जो क्रस्ट से जस्ट नीचे अपर मेंटल, और इतना ये हो गया यहां पर ये नीचे का, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये कहलाएगा लोअर मेंटल। आई बात समझ में आपके, शायद पता नहीं आई नहीं आई। देखिए क्रस्ट, क्रस्ट जैसी खत्म होगी मेंटल शुरू हो गया। अब मेंटल को दो हिस्सों में बांट दिया, ऊपर वाला अपर मेंटल और नीचे वाला इनर मेंटल, आई मीन लोअर मेंटल। ठीक है, अब आते हैं हम कोर की तरफ को। तो देखिए कोर, देखिए कोर यहां से लेकर के यहां तक कोर है, पूरा ये पूरा कोर है, लेकिन कोर को भी इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए एक तो हिस्सा हो गया अंदर वाला ये, और एक हो गया ये बाहर वाला। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा कहलाएगा इनर कोर। क्या कहलाएगा ये, इनर कोर, यानी ये वाला। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा इनर कोर, और ये जो बचा ये वाला, यानी सारा ही कोर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये सभी कोर है, लेकिन ये बाहर का हिस्सा कहलाएगा आउटर कोर। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए क्रस्ट, क्रस्ट के बाद शुरू हुई मेंटल यहां तक। अब मेंटल को दो हिस्सों में बांट लो, ऊपर वाला अपर मेंटल, नीचे वाला यहां तक इनर लोअर मेंटल। फिर शुरू हुई कोर, ये यहां से लेके यहां तक कोर है, ये कोर को दो हिस्सों में बांट लो, बीच वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा इनर कोर, और ऊपर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा आउटर कोर। ठीक है, अब चलिए अब हम समझते हैं और थोड़ा सा बेहतर समझते हैं। अब और अच्छा समझने के लिए क्या किया है, जैसे आपके घर पर तरबूज आता है, और तरबूज जब आप लेकर के आते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसको रेड है या नहीं, मीठा मतलब रेड निकलेगा नहीं, तो एक पीस कटवा लेते हैं, वो इस तरह से पीस काटा और निकाल के दिखा देता है आपको। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक पीस काटा, ठीक है, और निकाल के यहाँ रख दिया। अब ये खाने के लिए नहीं है, बहुत गर्म है ये, ठीक है, तो ये किस लिए है थोड़ा जान लीजिए। मुंह में पानी आ गया होगा, खाने के नाम से गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, मैं कहता हूं यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है, क्या नाम रखूं, क्लास 9 का स्टूडेंट मान लो, ठीक है, बाकी आप समझ जाना मैं किसे बोल रहा हूं। ये एक स्टूडेंट खड़ा है ऊपर, ठीक है, इसका मानना यह है कि मैं यहां खड़ा हूं, यानी सबसे ऊपर खड़ा है, सरफेस पर खड़ा है। इनका मानना यह है कि मैं यहां से यहां जाऊंगा। अजीब जिद है, जिद ये है कि कोर में जाऊंगा अंदर। अभी माहौल नहीं पता कि अंदर पृथ्वी में क्या चल रहा है, गर्मी है सर्दी है क्या है, लेकिन जाना चाहता है। तो ठीक है भाई जा, यहां से ये चला और चलता चला गया लगातार। तो इसने देखा कि इसने कुछ किलोमीटर की दूरी तय करी है। पता है कितनी कर ली, 6375, 6375 किलोमीटर वहां से लेकर के यहां तक चला है। और जबकि स्कूल आने में थोड़ा सोचता है, 10 किलोमीटर स्कूल नहीं आया जाता घर से, यहां से यहां तक 6375 किलोमीटर चल गए। ठीक, अब देखिए चलते चलते जब ये ऊपर आया, हमने पूछा क्या हुआ अंदर, तो ये अंदर का माहौल बता रहा है कि अंदर क्या हुआ। इसने बताया कि सर जब मैं सबसे नीचे पहुंचा, मैं वहां से बताता हूं आपको, तो यहां से चले ये भाई साहब, कहां से चले, देखिए ये चले यहां से, यहां से मतलब चले तो ऊपर से थे, आपके नीचे से ऊपर का बता रहे हैं। तो यहां से इन्होंने बताया कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, एक लेयर थी, ये क्या थी, एक लेयर, जिसको बोला कोर। देखिए ये जो मैंने यहां पर बताया था, ठीक है, क्या बोला कोर। अब वो जो कोर थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी,
देखिए यहाँ है, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाया आउटर कोर। क्या कहलाया ये? क्या कहलाया ये वाला हिस्सा कहलाया आउटर कोर। ठीक है, क्या कहलाया ये? आउटर कोर। और ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये कहलाया इनर कोर। अब नीचे वाले हिस्से को भी किसी कलर से हम ले लेते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा है? ये है इनर कोर। किसने बताया ये हमें? क्लास 9 के स्टूडेंट ने। ठीक है, यहां से यहां तक कोर है, लेकिन ये दो हिस्सों में, ऊपर का आउटर कोर, नीचे का इनर कोर, ये हिस्सा बहुत ठोस है। ये वाला जो हिस्सा है ना, इनर कोर, ये सॉलिड है। ये कैसा है? कैसा हिस्सा है ये? ये वाला जो हिस्सा है ये सॉलिड है। और ये सॉलिड इस वजह से है, अब देखिए आप कोई भी चीज है, अगर आप बहुत सारा वजन उस पर डाल दो तो वो दब जाएगी, और दबने के बाद वो ठोस सी हो जाएगी। यही मसला है कि बहुत सारा वेट है ऊपर से पृथ्वी का, तो ये वाला हिस्सा जो है ये ठोस है, सॉलिड है। लेकिन जस्ट इसके ऊपर वाली, इस वाली लेयर की बात करें तो ये है लिक्विड स्टेज में। ये कैसी स्टेज में है? लिक्विड में। यानी कि आउटर कोर कैसी है? लिक्विड स्टेज में, और इनर कोर ठोस में, सॉलिड में। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक, अब चलिए और आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बात की कि सर जैसे ही मैं इस वाली कोर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक लेयर और शुरू हुई, जो कि यहां से यहां तक थी। वही व्हाइट कलर ले लूं मैं, शायद ज्यादा चमकेगी। यहां से लेकर के यहां तक एक और लेयर थी जिसका नाम था मेंटल। ये वाली, ये रेड वाली दिखाई दे रही है, यही है मेंटल। तो ये यहां पर ऐसे करके है। ठीक है, मेंटल। उसने बताया कि सर मेंटल दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो हिस्सा ये हो गया, ठीक है, ये वाला, एक तो हिस्सा ये हो गया, ठीक, और एक हिस्सा हो गया ये ऊपर का, यहां तक। कहां तक? यहां तक। ये क्या कहलाया? ये तो लोअर मेंटल हो गया। देखिए ये वाला, सॉरी, जो ये वाला ये तो हो गया लोअर मेंटल। ये ठीक है, कौन सा मेंटल हो गया? ये लोअर मेंटल हो गया। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है यहां से, ये हो गया अपर मेंटल। अपर मेंटल। देखिए राइटिंग थोड़ा समझ लेना आप। मैंने बताया कि यहां से लेकर यहां तक कोर, यहां से लेकर के यहां तक, देखिए यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक की। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो गया? अपर मेंटल। इस वाले हिस्से को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अपर मेंटल में क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसमें आप देखिए कि ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, देखिए ये ब्राउन कलर का हिस्सा दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा डार्क ब्राउन ये वाला दिख रहा है। ये जो हिस्सा है ये है हमारी क्रस्ट। देखिए जितने पर मैं ये पेन चला रहा हूं, ये कौन सा हिस्सा, देखिए यहां आकर के ये पतला हो गया, यहां पर मोटा था क्रस्ट, और यहां आकर के पतला हो गया। वजह क्या है पतले होने की? देखिए इतना जो हिस्सा है ये वाला, ये जो क्रस्ट है, ये पूरी क्रस्ट है यहां से यहां तक। जैसे सॉफ्टी होती है ना ऊपर का, जो हम वो लगा देते हैं उसमें बर्फ जो लगा देते हैं, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा क्रस्ट है। अब क्रस्ट दो दो तरह की दिख रही है आपको, ये वाली और एक ये। तो ये जो है जिस पर पहाड़ है, यानी माउंटेन है, पेड़ पौधे हैं, हम चलते हैं, रोड्स वगैरह हैं, ये कहलाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहलाती है? ये कहलाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, वो 30 से 40 किलोमीटर तक होती है, यानी ये ज्यादा मोटी है। अब हमने देखा कि यहाँ अगर ये थोड़ी सी पतली हो गई, देखिए यहाँ पर पतली हो गई, तो क्यों पतली हो गई? क्योंकि उस पर पानी है, ऊपर उस पर ओशियन है, तो ये कहलाती है ओशियनिक प्लेट। जिस पर ओशन है वो ओशियनिक क्रस्ट, और ये जो जिस पर कॉन्टिनेंट्स है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक होती है मोटाई उसकी, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7 किलोमीटर, जितनी गहराई हो उस हिसाब से। आगे बात समझ में? ये जो ओशियनिक प्लेट है, इसके बिल्कुल नीचे से शुरू हो जाता है मेंटल। ये ध्यान रखना। देखिए सबसे ऊपर क्रस्ट, इसके तुरंत नीचे से दो भी कई तरह की लेयर दिख रही है, उसको मत ध्यान रखें आप, याद रखें कि यहां से जहां क्रस्ट खत्म हुई है, ये यहां पर देखिए, यहां से मैं ये बना देता हूं आपको, ये यहां क्रस्ट खत्म हो गई, इसके नीचे से ये सारा मेंटल है। ठीक है, अब चलिए तीनों लेयर पढ़ लिया आपने, कोर, मेंटल, क्रस्ट। अब देखिए एक नई चीज और आपको देखने को मिलेगी, यहां पर यह है लिथोस्फीयर।
ये क्या है, ये है लिथोस्फीयर, ठीक है। अब लिथोस्फीयर कैसे बनती है, इसमें दो चीजें हैं, ध्यान से देखिए। एक तो होता है क्रस्ट, ठीक है, प्लस एक होता है अपर मेंटल। अपर मेंटल, देखिए क्या बात आई समझ में आपके। लिथोस्फीयर जो एक नई है, जिसका भी हमने पढ़ा नहीं था, ये लगभग 100 किलोमीटर मोटी होती है थिकनेस इसकी। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पूछे लिथोस्फीयर के किससे मिलकर बनी है, तो एक तो हो गया उसमें क्रस्ट, ठीक है, और एक हो गया उसमें अपर मेंटल। अपर मेंटल कौन सा, अपर मेंटल, ये पूरा अपर मेंटल है। तो इस अपर मेंटल का और सबसे ऊपर का हिस्सा कहां से कहां तक, यहां तक देखिए। अपर मेंटल क्या करता है, क्रस्ट से कहता है, इसने बताया था मैं तो, कि क्रस्ट से कहता है अपर मेंटल कि ले थोड़ी सी जो लेयर है मेरी रख ले और एक नई लेयर बना ले, लिथोस्फीयर। इसने बताया क्लास 9 के स्टूडेंट ने, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब देखिए अपर मेंटल क्या हो गया, ये यहां से ले लिया इसने, इसने इतनी लेयर अपनी यहां से, ठीक, ये वाली दिख रही है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसने क्या किया, मेंटल ने इसे दे दिया, किसे दे दिया, क्रस्ट को, के ले चल तू सामान। किसको दे दिया इसने, ये क्रस्ट को दे दिया। अब देखिए क्रस्ट इतनी हो गई है, इतनी मोटी हो गई है भाई। अब मोटी होकर के ये क्या बनी, ये लिथोस्फीयर बन गई। अब हम समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर क्या है। कोई पूछे लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, लिथोस्फीयर का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्रस्ट है और अपर मेंटल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर का, जो कि क्रस्ट को छू रहा था, और उन दोनों को मिला करके बन गई लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर की थिकनेस इसकी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज अगर आपने समझ ली तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया। अब वो भैया वो चीज है क्या, कौन से कलर से लूं मैं इसको, चलो मैं व्हाइट से ही ले लेता हूं। देखिए वो चीज है क्या, लिथोस्फीयर के नीचे यानी अपर मेंटल के भी नीचे ये हिस्सा दिख रहा है आपको, एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। मैं इसको किसी और कलर से बनाऊंगा, इसको ले लो, किस कलर से ले लें इसको, इससे ले लेते हैं पर्पल कलर से, ठीक है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, मेंटल का हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। देखिए ये वाला, ये कौन सा हिस्सा है, यही है फसाद की जड़, मतलब फसाद की जड़ कह लीजिए, या फसाद की जड़ कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि इसकी वजह से जितने माउंटेन्स बन रहे हैं सब इसी की वजह से बन रहे हैं। ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। यही है सबसे डेंजर चीज, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर में पिघला हुआ मटेरियल भरा हुआ, सेमी लिक्विड, पिघला हुआ मतलब, देखिए इसमें जो ये वाली जो बताया ना मैंने, ये वाली जो एस्थेनोस्फीयर है, इस एस्थेनोस्फीयर के अंदर पिघला हुआ मटेरियल है। पिघला हुआ मतलब सेमी मोल्टन है, पानी की तरह पिघला हुआ नहीं, जैसे पानी होता है ना लिक्विड, इस तरह से नहीं है। इसमें जो भरा हुआ है वो सेमी मोल्टन है। सेमी मोल्टन का मतलब होता है आधा पिघला। जैसे आपने शहद देखा होगा, बहुत गाढ़ा होता है शहद, या चाशनी, गाढ़ी चाशनी हो तो वो भी ऐसी होती है, तो इस तरह से पिघला हुआ है शहद की तरह। लेकिन गर्म इतना है कि इसका टेम्परेचर लगभग 2200 से लेकर के लगभग 2200 से लेकर के 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या उससे ज्यादा या उससे थोड़ा कम हो सकता है। अब आप लगा लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉइल्ड हो जाता है, तो फिर इतने पर क्या होगा, सब चीज पिघली हुई होंगी, सारी रॉक्स पिघली हुई होंगी। तो यही है वो, इसके अंदर भरा हुआ होता है मैग्मा। क्या भरा होता है इसके अंदर, इसके अंदर भरा होता है मैग्मा। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, मैग्मा। इसीलिए इसको मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है, पिघला हुआ, इसलिए इसको मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। इसकी मोटाई लगभग 200 किलोमीटर होती है। कितनी, 200 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखिए अब सारा जो काम होता है वो इसी लेयर की वजह से होता है, एस्थेनोस्फीयर की। ये हो गई पिघली, पिघली हुई, ये वाली क्या हो गई, ये पिघली हुई हो गई, और इसके ऊपर रखिए ठोस लेयर। ये देखिए यहां से लिथोस्फीयर है, पिघले हुए एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ठोस लेयर ऐसे करके रखी है, ठीक है। अब अगर इस लेयर में कुछ भी होता है, इस वाली में इस तरह से जरा सा भी इसके अंदर लेयर के कुछ भी मूवमेंट होता है, तो ये जो प्लेट है ये हिलेगी, और हिलने से सारा सिस्टम बिगड़ेगा। आइए देखते हैं वो सिस्टम कैसे बिगड़ता है। पहले मैं फौरी तौर से आपको बता दूं, ये क्रस्ट है, इसकी थिकनेस होती है कितनी, 30 से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच में इसकी मोटाई हो सकती है, इसकी कॉन्टिनेंटल वाली की, ठीक है, अंडर कॉन्टिनेंस 5 to 7। लेकिन अगर ओशियन है, अगर क्या है, ओशियनिक प्लेट है, तो उसकी जो नीचे, ओशियन के नीचे इसकी जो मोटाई हो सकती है वो 5 से 7 किलोमीटर तक। एक चीज और मैं बता दूं,
ये थिकनेस इसकी ज्यादा होती है लेकिन डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। ये हल्की होती है, ये वाली जो प्लेट है ओसेनिक प्लेट ये भारी होती है, भारी होने की वजह से दबी हुई होती है नीचे। ठीक, लिथोस्फीयर देखिए मैंने अभी बताया था, लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट होता है और फिर अपर मेंटल का पार्ट जो कि मेंटल ने उसको दे दिया था। ठीक, कौन सा पार्ट, एक तो देखिए आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। क्या क्या होता है उसमें, एक तो क्रस्ट हो गया और अपर मेंटल हो गया। ठीक है, मिलाकर के क्या बोला दिया, लिथोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर ये वाला 200 किलोमीटर वाला। ठीक है, अ हॉट मोबाइल लेयर, मोबाइल मतलब हिल सकती है, मूवमेंट कर सकती है। पार्शियली मोल्टन, पार्शियली मोल्टन मतलब पूरी तरह से पिघली हुई नहीं है, कम पिघली हुई है। मेंटल देखिए द मोस्टली सॉलिड लेयर, मेंटल क्या है, ये वाली ये मोस्टली सॉलिड लेयर है। ठीक है, ज्यादातर क्रस्ट एंड द अर्थ्स आउटर कोर, किस किस के बीच में है ये बीच में है, ये क्रस्ट हो गई थी और ये कोर हो गई, तो कोर के और क्रस्ट के बीच में है देखिए ये वाला हिस्सा। ठीक है, आउटर कोर ये वाला आउटर कोर, अब फ्लूइड लेयर, यही फ्लूइड लेयर है बस, ये वाली जो है बस यही है लिक्विड वाली फ्लूइड लेयर इसमें। ठीक है, और ये वाली जो है ये ठोस है। आयरन एंड निकल क्या होता है इसके अंदर इनके अंदर होता है आयरन निकल, मैंने शुरू में बताया था आपको निफे भी बोलते हैं, मतलब इसके अंदर निकल होता है और क्या होता है, फेरस यानी लोहा। ठीक, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म की क्वालिटी आ जाती है। नेक्स्ट है इनर कोर, ये वाली ये ठोस है, प्रेशर की वजह से ठोस हो गई है। अ सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल दैट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, पूरी पृथ्वी का सबसे घना हिस्सा कौन सा है, ये घना क्यों है, ऊपर से दबाव पड़ा, दबाव की वजह से दब गया और क्या बन गया, ये बन गया सॉलिड। देखिए एक चीज और मैं बताऊं, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी वाले हिस्से में, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें इसलिए है क्योंकि जब अर्थ बनी थी तो ये बहुत ही गर्म थी। ठीक है, गर्म थी बहुत ज्यादा, गर्म होने के बाद ये धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ठंडे होने के बाद ऊपर का हिस्सा तो ठंडा हो गया लेकिन अंदर का वही दहकता हुआ हिस्सा रहा, और जितनी हीट थी वो उसी के अंदर डेप्थ हो गई, उसी के अंदर दब के रह गई, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर आप पोटैटो गर्म कीजिए और पोटैटो गर्म करने के बाद आप देखेंगे कुछ देर बाद उसका ऊपर का हिस्सा जो पपड़ी होती है वो होती है ठंडी, अंदर काट करके देखेंगे आप तो अंदर गर्माहट होगी। सेम द अर्थ इज, अर्थ के साथ भी ऐसे ही है कि बाहर का हिस्सा तो ठंडा है लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो गर्म है, सारी एनर्जी उसके अंदर दब के रह गई। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी गर्मी है लेकिन आई होप कि आप पंखे में बैठे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये समझ लीजिए, बहुत ही जरूरी है, ये समझ लिया आपने तो समझ लो कि सिस्टम पूरा समझ में आ गया। ये अर्थ का ही हिस्सा है, ये कोर है। ठीक है, ये कोर है, ये मेंटल, और ये सॉरी ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, ये वाला हिस्सा। देखिए मैंने बताया कि अर्थ के अंदर, कोर के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, तो वो हीट क्या होती है, ऊपर को ट्रांसफर होती है सारी हीट यहां से जा रही है, तो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। देखिए जब हीट ट्रांसफर होगी तो आप देखेंगे ट्रांसफर कैसे होती है। देखिए इनर कोर से ट्रांसफर हुई, आउटर कोर 22%, यानी अगर यहाँ पर 100% पहुंच रही है क्रस्ट तक, तो वो उसका जो हिस्सा होता है सबका, आउटर कोर का होता है 22%, लोअर मेंटल का 32%, अपर मेंटल का 22% और क्रस्ट का 24% हिस्सा होता है उसमें। अब इधर आइए, देखिए कोर से हीट चली ऊपर को, जैसे ये ऊपर को आएगी तो ऊपर के जो मटेरियल है, जो रॉक्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। देखिए हीट चली ऊपर को तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो गए, ये गर्म होंगे। आपने देखा होगा कि गर्म चीज ऊपर उठ जाती है, जैसे ही किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो ऊपर उठती है, जैसे गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। ठीक है, पानी भाप बन के इवेपोरेशन होकर के पानी का वो ऊपर उठ जाता है, और जब ऊपर चला जाता है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर फिर नीचे आ जाता है, बरस जाता है बारिश के रूप में। अब देखिए यहाँ पर इस गर्मी ने, जो गर्मी ट्रांसफर हो रही है ऊपर को, तो ये जो पार्टिकल्स थे ये गर्म हुए, और गर्म होकर के ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये पार्टिकल्स उठेंगे ऊपर को सॉरी, ये पार्टिकल्स ऊपर उठे, और ये पार्टिकल जैसे ही ऊपर उठेंगे और ये क्रस्ट के आसपास आए, वहां तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये वाले जो पार्टिकल्स थे क्या हुए, ये हो गए ठंडे, और ठंडे होने के बाद ये फिर से नीचे आएंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए जैसे आप दूध गर्म करते हैं, मिल्क जब हम गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि तली में बहुत गर्म होता है दूध, और फिर वो उफन के आता है ऊपर को, इस तरह से बाहर को आता है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आया ठंडा हुआ और फिर से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस उसमें चलती रहती है। सेम यहाँ पर है, देखिए
ये पार्टिकल्स कोर की हीट की वजह से ये पार्टिकल्स गर्म हुए, गर्म होकर के ऊपर उठे, ऊपर उठ करके जब ये यहाँ आए तो यहाँ गर्माहट कम होती है तो ठंडे हुए, ठंडे होकर के भारी हो गए, फिर से ये क्या हुआ, फिर से ये नीचे आ गए। तो देखिए इस तरह से गोल गोल घूम गए। सेम यहाँ भी देख लीजिए, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या जो भी रॉक्स है, जो भी गर्म है यहाँ पर, वो क्या हुआ, गर्म होकर के ऊपर उठा, यहाँ आ गए, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ ठंडे हुए, ठंडे होकर के फिर से नीचे आ गए। तो ये जो सर्कुलर मोशन में आपको हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, जो ट्रांसफर हो रही है हीट सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन कहलाता कन्वेक्शन करंट। क्या कहलाता, कन्वेक्शन करंट। यही वो कन्वेक्शन करंट है जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी का जो शेप है वो तब्दील हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यही कन्वेक्शन करंट है। इसको आपने समझ लिया तो मूवमेंट आप समझ गए। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ऐसे करके जो सर्कुलर मोशन में गर्म पार्टिकल्स उठे, ठंडे हुए, फिर नीचे आ गए, तो इस तरह से ऐसे गोल गोल जो ये सर्कुलर मोशन में करंट घूम रहा है ना, इसकी वजह से जो ऊपर ये क्रस्ट पड़ी है यहाँ पर, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो है, जो लिथोस्फीयर, वो हिलती है, और हिलने की वजह से लैंडफॉर्म्स बदलते हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स में चेंज आते हैं, मतलब नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। चलिए और इसको अच्छे से क्लियर समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया ये वाला हिस्सा हो गया क्रस्ट, अभी बताया था वहां पर ये किस हिस्सा क्या हो गया, क्रस्ट। क्रस्ट यहां से लेकर के यहां तक मेंटल हो गया पूरा। ये जो मेंटल है, मेंटल का भी सबसे ऊपर का हिस्सा ये वाला, कौन सा हिस्सा, मेंटल का ये वाला हिस्सा, देखिए ये भी मेंटल का हिस्सा है ना, मेंटल का सबसे ऊपर का पार्ट है। और मैंने बताया था कि क्रस्ट और मेंटल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपर का हिस्सा, अपर मेंटल, दोनों मिलाकर के क्या बना दिया, लिथोस्फीयर। द रिजिड आउटर लेयर कंसिस्टिंग द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। यहां तक समझ गए। अब इस लिथोस्फीयर हार्ड है, ये भी ठोस है, इसके नीचे जो भी है ये पिघला हुआ है। ये जो हिस्सा है एस्थेनोस्फीयर का, ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये है भाई पिघला हुआ। यही चल रहा है वो जो मैंने आपको बताया था कि जो उसमें रॉक्स वगैरह हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो गर्म होकर के ऊपर उठते हैं यहाँ पर, जब ये यहाँ आ जाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो गर्माहट नहीं है ना, तो लिथोस्फीयर के आसपास आने के बाद ये ठंडे हुए, ठंडे होकर के भारी हुए, फिर ये नीचे आ जाते हैं, और फिर ये यहाँ आ जाते हैं नीचे, फिर से गर्म होते हैं, फिर उठते हैं। तो ये क्या होता है, इसके ऐसे मूवमेंट है, कन्वेक्शन करंट जो जनरेट हो रहे हैं, इसके मूवमेंट से ये अर्थ भी हिलती है इस तरह से, मतलब आई मीन लिथोस्फीयर हिलती है। लिथोस्फीयर हिलने से बहुत कुछ बदलता है, अभी उसको देखेंगे बिल्कुल। एस्थेनोस्फीयर देख लीजिए, ये वाला हिस्सा, यही तो बताया था मैंने 200 किलोमीटर वाला। a hot mobile layer of partially molten rock beneath the lithosphere allows the move। यानी ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर ये रखी हुई है, ठीक है, ये हिलता है, इसमें कन्वेक्शन करंट होते हैं, तो ये भी हिलती है, हिलने से अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये समझ लीजिए आप, प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मैं बात कर रहा था ना, जहां हम रहते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक। तो टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी होती हैं, उसकी टाइप्स देख लीजिए। कैरी माउंटेन्स, क्या होता है इस प्लेट्स पर, इस पर केवल माउंटेन्स होते हैं, तो ये कहलाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। क्या कहलाती है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहलाती है, ठीक है। समुद्र तो नहीं दिख रहा इस पर, नहीं दिख रहा ना, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। इस पर क्या दिख रहा है आपको, इस पर ओशियन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ये कहलाती है ओशियनिक प्लेट। यहाँ आपको लैंड नहीं दिख रही होगी, तो ये ओशियनिक प्लेट है। ये है मिक्स्ड प्लेट, मिक्स्ड मतलब जिसमें ये भी हो और ये भी हो, दोनों मिले हुए हो, तो ये कहलाती है कैरी बोथ कॉन्टिनेंट और ओशियन, ये कहलाती है फिर मिक्स्ड प्लेट। देखिए ओशियनिक प्लेट भी है इसमें, और क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है, दोनों है, तो ये कौन सी प्लेट कहलाएगी, ये मिक्स्ड प्लेट कहलाएगी, ठीक है। अब जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के नाम देख लीजिए, देखिए याद कर लेना आप इनको। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देखिए जो कॉन्टिनेंट्स है ना, हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर इसके नाम है, ठीक है। दो प्लेट्स अलग हैं, उनको थोड़ा सा अलग से देख लेंगे। एक तो ये वाली प्लेट पैसिफिक, ये बहुत अच्छे से याद करनी है आपको। बाकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है और प्लेट भी है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नाम पर साउथ अमेरिकन प्लेट याद कर लेना। ऐसे ही यूरेशियन प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया वाली। फिर है अफ्रीकन प्लेट, और इसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक ये वाली याद करनी है आपको, ठीक है। फिर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी है और प्लेट भी है, मतलब वो प्लेट ही है अंटार्कटिका, ठीक है। तो कौन से याद कर लें आप, पैसिफिक याद कर लें और इंडो ऑस्ट्रेलियन याद कर लें, आपको जो बड़ी मेजर प्लेट है, बड़ी वाली जो प्लेट्स है वो याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है वो प्लेट्स, ठीक है, जिस प्लेट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये है वो प्लेट्स। देखिए यूरेशियन प्लेट आप जानते होंगे, ये पूरा यूरेशियन प्लेट है। अगर हम इसका थोड़ा और समझें
तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है ये वाला, और ये वाला कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशियन प्लेट पड़ा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसमें अमेरिका देखने को मिलेगा आपको, मैक्सिको, कनाडा इसी में ही है, ठीक है। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ जो आपको दिख रही है ये है पैसिफिक प्लेट, ओशियनिक वाली, ठीक है, ये पैसिफिक। और ये है अंटार्कटिका प्लेट। ये सब प्लेट्स है जहां हमारे देश बसे हुए हैं, जहां समुद्र महासागर है, ये सब प्लेट्स है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ भी इनके नाम दे रखे हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे, आई होप बहुत ही अब सब कुछ क्लियर होना शुरू हो गया है, अब यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बताए थे यहाँ से जो गर्म मटेरियल हैं, कैसे जो भारी मटेरियल है गर्म, जो आई मीन जो पार्टिकल्स थे वो गर्म होकर के ऊपर उठे और यहाँ आकर के ठंडे हुए, ठीक है, फिर ठंडे होकर के नीचे आ गए। ऐसे ही यहाँ चल रहा है सेम इस तरह से, यहाँ पर भी यही चल रहा है, ठीक है, ऊपर उठे ठंडे होकर नीचे आ गए। तो देखिए इस तरह से ये जो ऐसे करके चल रहा है, ये क्या करता है, ये प्लेट्स को इधर उधर कर देता है। देखिए ये ऐसे करके हुआ, प्लेट्स ऐसे हो गई, मूव हुए, तो उसमें क्या हुआ, जो हीट, क्या मतलब, हीट फ्रॉम द कोर मेक्स मेंटल मटेरियल राइज, जो मैं बता रहा था आपको। तो देखिए ये लिख रहा है इसमें, हीट फ्रॉम द कोर मेक्स मेंटल मटेरियल राइज। कोर से हीट ऊपर को आई, ऊपर आने की वजह से ये जनरेट हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर उठे, ठीक है। ये कह रहा है ना, हीट फ्रॉम द कोर मेंटल मटेरियल राइज, जो मेंटल में मटेरियल था वो ऊपर उठा, फिर ठंडा होकर के नीचे आ गया। देखिए ये लिख रहा है ना, कूलर मटेरियल सिंक्स डाउन, जो ठंडा हो गया वो नीचे बैठ गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल गई, जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन करंट जनरेट हुआ। अब देखिए प्लेट बाउंड्रीज, इसमें मैं आपको बताऊंगा प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करी थी हमने, हम उसमें देखेंगे कि कुछ प्लेट्स ऐसे करके आई, कुछ ऐसे थी तो ऐसे करके गई, कुछ इस तरह से आई। देखिए कैसे प्लेट बाउंड्रीज, द एजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेंगी वो बाउंड्रीज कहलाती हैं। अब देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, मैंने बताया कि प्लेट्स हिलती हैं। एक साल में 1 से 10 सेंटीमीटर तक प्लेट हिल सकती है। लाखों साल, करोड़ों साल में आपने देखा होगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर कितनी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं कहाँ से कहाँ पहुंची होंगी, प्लेट्स कितनी भागी होंगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो देखिए यही है, तो जो प्लेट्स होती हैं उनका मूवमेंट मैंने बताया ना, वो हटती बढ़ती रहती है, कुछ पास आती है कुछ दूर जाती है। तो कैसे, एक तो कहलाती है कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। देखिए मान लिया ये दो प्लेट्स हैं ऐसे करके, जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे के पास में आएंगी ऐसे करके, तब इनके बीच में जो बाउंड्री बनेगी वो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है इनका, प्लेट का ऐसे करके पास में आना, ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। दूसरा है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट। कौन सा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट मूवमेंट में क्या होता है, ये दो प्लेट हैं ऐसे करके, एक प्लेट इधर को जाएगी और एक प्लेट इधर को, ऑलरेडी ऐसे करके प्लेट थी, एक इधर को भागी एक इधर को, दोनों अलग हो गई, दोनों में संबंध विच्छेद हुआ, अलग हो गई। और अलग होने के बाद जो मूवमेंट हुआ, मतलब जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ, वो कहलाता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, समझ गए। एक होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, वो इस तरह से होता है। देखिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, एक प्लेट ऐसे जा रही है और एक प्लेट ऐसे आ रही है, ठीक है। इस तरह से देखिए ऐसे करके बराबर से, एक प्लेट ये है ऐसे करके जा रही है, अभी ऐसे या ऐसे नहीं जा रही है, इस तरह से रगड़ती हुई जा रही है एक प्लेट से दूसरी प्लेट को। तो ये वाला जो मूवमेंट कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए अब आई बात असली, अब यहां आकर के सारी जो फिल्म थी, जो पिक्चर थी ना, वो सारी क्लियर होने वाली है, ठीक है। देखिए कैसे क्लियर होती है। देखिए ये हो गई ओशियनिक प्लेट, अभी बताया था पीछे ओशियनिक प्लेट क्या होती है, ओशियन वाली। ये वाली जो प्लेट हो गई माउंटेन वाली, ये हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। देखिए यहां से ऐसे करके ये क्रस्ट है और क्रस्ट के ऊपर ये ओशियन है, ठीक है, तली है मतलब इसकी, ऐसे ये है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये वाली ओशियनिक प्लेट है। जब ओशियनिक प्लेट इधर को जाएगी ऐसे करके और कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर को आएगी, जब ये दो प्लेटें ऐसे करके आपस में टकराएंगी, मैंने बताया था आपको, अच्छा ऐसे करके दो प्लेटें आ रही हैं ऐसे, कौन सी प्लेट नीचे बैठेगी बताइए, जो भारी होगी वो ऐसे करके नीचे बैठ जाएगी और
जो ये वाली है हल्की वाली वो ऊपर रहेगी। तो देखिए इस तरह से ये भारी है, ये देख लेना मेरे हाथ में ये कलम है और भारी हो गई है, ये ऐसे करके आई इस तरह से, और ये आकर के जब इससे टकराई तो ये ऐसे करके नीचे को चली जाएगी, ये आ गई नीचे को, कौन सी भारी वाली, देखिए यही है सेम यहाँ पर, ये जो भारी प्लेट थी ये वाली डेंसिटी वाली, ये क्या हुई जब इससे टकराई ना तो ये नीचे को मुड़ गई ऐसे करके, किधर को मुड़ गई, इस वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट के इसमें को कॉन्वर्जेंट में, ये इसमें को नीचे को मुड़ गई। नीचे को मुड़ना कहलाता सबडक्शन, यानी प्लेट का सबडक्शन हो गया, कौन सी प्लेट के नीचे, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, क्योंकि ये भारी थी। अब आप एक बात बताइए, जहां ये प्लेट नीचे धसी है तो आपको पता है यहां पर कौन है, यहां पर मैग्मा भरा पड़ा है, और ये तो वैसे ही गुस्से में गर्म रहता है, यहाँ तो बहुत तगड़ा टेम्परेचर है, सब चीज इसने पिघला रखी है गुस्से में। अब उसके एरिया में अचानक एक प्लेट आ गई जो कि ठंडी थी और कहाँ पहुंच गई, मैग्मा के। तो अब बताइए मैग्मा को क्या करना चाहिए, तो मैग्मा देखता है इसको कि अच्छा तू मेरे हिस्से में आ गई, मेरे एरिया में, तो ये क्या करता है, इस पूरी प्लेट का सर्वनाश कर देता है नीचे से, इस पूरी प्लेट को ये क्या बना देता है, ये पूरी प्लेट को मैग्मा बना देता है, यानी सब पिघला देता है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर पूरा ये प्लेट जो है यहाँ से यहाँ तक ये सब पिघल जाती है और क्या बन जाती है, ये सब मैग्मा बन जाती है। अब जब ये सब मैग्मा बन गई यहाँ पर, तो आप एक बात बताइए कि जब मैग्मा होगी तो यहाँ तो मैग्मा बहुत ज्यादा हो गया, ये वाली प्लेट भी मैग्मा बन गई, तो ये मैग्मा जब बहुत ज्यादा हो गया तो ये प्रेशर लगाएगा नहीं ऊपर को। अरे भाई जैसे मान लिया आप कहीं शादी में गए, ठीक है, दावत में, और आपने बहुत यहाँ तक खा लिया, घर पर तो इतना नहीं खाएंगे लेकिन कभी कभी मान लो शादी में खा लेते हैं इतना, तो यहाँ तक खा लिया, तो आपको क्या महसूस होगा, हो सकता है वॉमिटिंग आ जाए, आई होप कैसा ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि वॉमिटिंग आ जाए, जो मटेरियल बहुत सारा भर दिया अंदर तो बाहर आएगा ना, उसको तो निकलना है। अब देखिए सेम यही है, ये तो बहुत भर गया ना मटेरियल, ये मैग्मा नया बन गया, तो ये क्या करता है, ये ऊपर को भागता है, वॉमिटिंग होती है, ऊपर को जाने के बाद देखिए ऐसे करके ऊपर को आता है, और यही फट करके बहुत तगड़ी आवाज होती है, बहुत बूम जैसी, और यहाँ से ये फट जाता है, यही कहलाता है वॉल्केनो, धुआं निकलता है और यहाँ से ये मैग्मा यहाँ से निकल करके बाहर को आ जाता है। ठीक है, जब ये मैग्मा बाहर को आया, जैसे ही ये मैग्मा क्रस्ट से बाहर निकल के आया तब ये कहलाता है लावा, यानी जब तक मेंटल के अंदर था ये मैग्मा कहलाया, और जब जैसे ये क्रस्ट तोड़ करके ऊपर आया तब ये लावा कहलाया। अब आप समझ गए कि मैग्मा के एरिया में जाना ओशियनिक प्लेट को कितना भारी पड़ा, पूरी का सर्वनाश करके उसने उस मैग्मा को भी बाहर फेंक दिया निकाल करके, अंडरस्टैंड। तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ, ये हुआ कॉन्वर्जेंट मूवमेंट। अब कॉन्वर्जेंट मूवमेंट से देखिए क्या क्या बन रहा है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दो प्लेट आ रही है पास में, डेंसर प्लेट सबडक्ट, जो भारी होती है वो अंदर को घुस जाएगी, ठीक है, नीचे को आ जाएगी, दिस कॉज अर्थक्वेक, जिसकी वजह से क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और माउंटेन बनते हैं। देखिए जब ये ज्वालामुखी यहाँ आया और ये मैग्मा बाहर निकल के लावा के रूप में जब यहाँ फैल गया इसमें, तो जब ये ठंडा हो जाता है तो पहाड़ बन जाते हैं, इन्हीं पहाड़ को बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। अब आपके बात सारी क्लियर हो गई होगी, पीछे का जो भी स्टोरी मैं सुना रहा था वो यहाँ आकर के अब एंड चल रहा है उसका, अंडरस्टैंड। तो क्या क्या बने इसमें, अर्थक्वेक आए। अब एक चीज और समझ लिया अर्थक्वेक क्यों आए, देखिए जब ये प्लेट इसके अंदर जाएगी तो आपको लगता है कि ये आसानी से आने देगी, जब कोई चीज ऐसे करके नीचे को इस तरह से जा रही है नीचे तो ये हिलेगी, ठीक है, रगड़ करके कहीं कहीं धसेगी, कहीं हिलक जाएगी, तो इस तरह से ये ऐसे करके जब चलेगी ना तो ये झटके लेगी, झटके के साथ अंदर को जाएगी, जब झटके लेगी तो झटके से ही पृथ्वी हिलती है और अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं वोल्केनो। आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए यहां भी कॉन्वर्जेंट हो रहा है, एक प्लेट तो जा रही है इधर से, बहुत ध्यान से सुनिए, वहां पर क्या था, एक तरफ समुद्र वाली प्लेट थी, ओशियनिक थी, और एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो दोनों टक्कर का मसला है, यहाँ भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यहाँ भी कॉन्टिनेंटल, ये वाली इस तरह से आ रही है और ये वाली इस तरह से आ रही है। अब क्या होगा भैया, अब तो दोनों एक जैसी हो गई। ये देखिए यहाँ से दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, नो ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट आई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, देखिए दिख रहा है आपको, ये क्या बन रहा है, ये क्या बना, ये बन गया माउंटेन। ये प्लेट जैसी आपस में टकराई, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये फोल्ड हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये फोल्ड हो गया, देखिए दिख रहा है आपको, ये क्या बन गए, ये माउंटेन बन गए, माउंटेन बन गए ऐसे करके, ये इस तरह से आई और ऐसे करके ये उठ गए, तो ये क्या बना यहाँ पर, ये माउंटेन बन गए, और इन्हीं को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। कौन से माउंटेन बोलते हैं, फोल्ड। हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो ऐसे ही तो बना है,
हिमालयन माउंटेन यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराया। देखिए मैं यहां दिखाऊं आपको, देखिए ये इंडिया है, यहां पर ये इंडिया यहां था और यहां से जाकर के कहां टकरा गया, यूरेशियन प्लेट। तो ये वाला हिस्सा इसका टकराया। अब जब ये वाला हिस्सा इसका टकराया तो देखिए यहां पर फिर तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे ना, ये भी यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंट है और ये भी, जब ये दोनों आपस में टकराई तो ऐसे करके फोल्ड हो गया और फोल्ड होकर के ये माउंटेन बन गए। तभी तो नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा ही टकराया था, तभी तो नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्से में ही हिमालयन माउंटेन का विस्तार है। अंडरस्टैंड? तो ये फोल्ड माउंटेन बने, इसलिए इसको जो हमारा हिमालयन माउंटेन है उसको यंग और फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, ये वाला दो प्लेट पास में आई कॉन्टिनेंटल वाली। देखिए यहां देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां दो प्लेट है ओशियनिक, ये भी ओशियनिक प्लेट है और ये भी ओशियनिक प्लेट है। उसमें क्या था कि उस वाली प्लेट में पास में आ रही थी, दोनों प्लेट पास में आ रही थी, यहां दूर जाएंगी। देखिए व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जब संबंध विच्छेद होते हैं, दूर जाती हैं, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। मैग्मा फ्रॉम द मेंटल राइज अप टू द फिल द गैप बिटवीन द प्लेट्स। मैग्मा क्या करता है, मैग्मा बाहर निकल के आता है। देखिए ये दो प्लेट थी, अब ये दो प्लेट इधर को भाग रही है, एक इधर को और एक इधर को। जब ये दो प्लेट ऐसे करके भागेंगी तो इनके बीच में जगह खुलेगी, ये समुद्र की बात चल रही है, ये ऐसे करके इनके बीच में जगह खुली, और जब ये जगह खुली तो ये मैग्मा तो तैयार बैठा था। यहाँ पर जो ये मसला है, ये वाला मैग्मा चैम्बर, ये तो तैयार बैठा होता है कि मुझे जगह दो, मैं निकल के आऊं। अब यहाँ तो ऑलरेडी जगह दे दी, जब जगह दी तो भैया इसको भागने दो ऊपर को। और ये क्या हुआ, ये दरारों में से होता हुआ उनमें से ऊपर को निकल के आ गया। और जब ये ऊपर को निकल के आ गया मैग्मा लावा के उसके रूप में लावा के, तो यहाँ पर इसने छोटे छोटे पर्वत बना लिए। देखिए ये क्या बना लिए इसने, पर्वत बना लिए ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इन्हीं पर्वतमाला को, जो छोटी पर्वतमाला है, इसी को बोलते हैं रिज। क्या बोलते हैं इसको, रिज, ओशियनिक रिज, ठीक है। और इसके बीच में जो जगह बची है, ये जो जगह खाली हुई, ठीक है, जिसमें मैग्मा भर गया था, ये कहलाई रिफ्ट वैली। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। दो प्लेट हटी, मैग्मा को जगह मिली, मैग्मा ऊपर को आया बहुत तेजी से, ये तो तैयार बैठा रहता है, ऊपर प्रेशर के साथ ऊपर आया और इसमें सब इसने जमा दिया। देखिए मैग्मा फ्रॉम द मेंटल राइजेस अप टू द फिल द गैप, इस गैप को भरने के लिए तुरंत आ गया बिटवीन द प्लेट, ठीक है। न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड एंड द ओशन फ्लोर स्प्रेड्स। अब आपको नहीं लग रहा है कि जो ओशन था, मान लिया यहां तक था, ये ओशन का एरिया था, जब ये फैलेगा तो ओशन बढ़ेगा ना, तो ओशियन का जो फ्लोर है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। समझ गए आप लोग? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। अब देखिए ये वाला हिस्सा मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं वर्ल्ड मैप पर कैसा होता है आपको। ये देखिए यहां पर ये आपको दिख रहा है, जो अभी मैंने जो गैप बताया था ना आपको, ये वाला, ये वही गैप है जिसमें नीचे से मैग्मा आकर के भर गया था। देखिए ये वाला, ये यही वो मिड एटलांटिक रिज है जो कि मैग्मा के भरने से, लावा के जमने से ये बनी थी, ठीक है। ये मोस्टली तो समुद्र के अंदर होती है, लेकिन यहाँ दिखा दिया है। अब इसमें क्या होता है, ये पानी के नीचे ही होती है ज्यादातर, लेकिन कहीं कहीं पर ये इतनी ऊंची हो गई है कि आइलैंड्स टाइप का हमें दिखाई देता है, तो वो आइलैंड्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है, मिड एटलांटिक रिज, ये एटलांटिक ओशियन है, इसमें एक प्लेट इधर को भाग रही है और एक प्लेट इधर को भाग रही है। जब ऐसे भाग रही है तो ये अटलांटिक जो मतलब ओशियन है ये फैल रहा है। तो ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी पूछा गया है कि मिड जो मतलब अटलांटिक ओशियन है, क्या उसका जो फ्लोर है वो बढ़ रहा है, मतलब फैल रहा है उसका सी फ्लोर? तो हाँ, ये इस तरह से प्लेटें जा रही हैं, ये चौड़ा हो रहा है, उसके बीच में मैग्मा आकर के भर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी रिज हुई, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। चलिए अब देखिए एक लास्ट वाली बाउंड्री बची है हमारी, उस बाउंड्री का नाम है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो मैंने आपको बताई थी। अब ये ना तो ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। देखिए एक तो इधर को आती है ऐसे करके, एक तो ऐसे आ रही है और एक इस तरह से जा रही है, रगड़ती हुई जाएंगी आपस में। अब रगड़ती हुई जा रही है इस तरह से, अब रगड़ने तो ऐसे तो है नहीं, कोई ग्रीस लगा हुआ है इसके बीच में, तो आराम से रगड़ती हुई जा रही है। ये तो बहुत ऐसे जब रगड़ेगी, इससे रगड़ती हुई ऐसे करके बढ़ेगी ये, तो बहुत झटकों के साथ इस तरह से ऐसे करके, इस तरह से झटके लेगी ऐसे करके, और जब वो झटके लेगी तो अर्थक्वेक आएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। अच्छा मैग्मा का तो कोई सिस्टम नहीं दिख रहा आपको, क्या मैग्मा निकल के आया? मैग्मा निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्लेट भाग रही है इधर को, इसलिए इस वाले मूवमेंट में स्लाइड पास्ट ईच अदर, ऐसे करके ये स्लाइड पास्ट होती हैं। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली तो भाग रही है ऐसे करके, ऐसे तो नहीं भाग रही, ऐसे भाग रही है।
दिस कॉज अर्थक्वेक्स, यहां ध्यान दें आप, सिर्फ अर्थक्वेक आता है वहां पर, वॉल्केनो और माउंटेन नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि यहां से मैग्मा नहीं आ रहा ऊपर को, ये तो प्लेट ऐसे मिली हुई थी और ये ऐसे करके रगड़ के जा रही है, तो ये झटके लेकर के ऐसे करके बढ़ रही है, उस झटकों की वजह से क्या आ रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। जो अमेरिका की सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया में, वो ऐसे ही बनी है, अंडरस्टैंड। देखिए ये चीज और बता दूं मैं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा जो वॉल्केनोज आते हैं, क्या आते हैं? वॉल्केनोज जो आते हैं लगभग कितने, 75%, यानी दुनिया में जितने भी वॉल्केनोज हैं उसका 75% इस वाले हिस्से में आता है। और जो अर्थक्वेक हैं, यानी दुनिया के जो अर्थक्वेक हैं उसके लगभग 92%, यानी 92% से लेकर के 95 तक, 92% से लेकर 95% तक दुनिया के अर्थक्वेक इस वाले हिस्से में आते हैं। यानी ये हिस्सा वो है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्केनोज और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है। अब इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं भैया? देख लो, रिंग ही लग रहा है बिल्कुल। देखो जैसे ये कह रहा है ना, हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट, जैसे घोड़े की जो नाल होती है ना, तो उस नाल के रूप में ये ऐसे करके यू शेप्ड में दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं पैसिफिक रिम। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पैसिफिक रिम है, ठीक है। एक घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा आते हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, रेड वाला, ये अर्थक्वेक को डोनेट कर रहा है। ये जहां जहां रेड दिख रहा है, यहाँ समझ लो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये वॉल्केनोज वाला हिस्सा है, ज्वालामुखी वाला, यानी जहां जहां ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। वजह क्या है? एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट, दोनों टकराई। टकराने से क्या बना? मैंने बताया था आपको, वो अंदर गई और अंदर बनने के बाद वो पिघला दी मैग्मा। एस्टोनोस्फीयर में जाकर के जो लेयर थी ओशियनिक प्लेट, वो पिघल करके क्या हुई? मैग्मा ज्यादा हो गया, वो ऊपर को उठ के आया और उसने वॉल्केनो बना दिया, ठीक है। और इसीलिए अर्थक्वेक भी आएंगे। देखिए ये वेनेजुएला है, अभी पिछले दिनों में वेनेजुएला में भूकंप आया था। हालांकि ये पैसिफिक रिम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पास में है। भारत में देखो, भारत का ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला अंडमान निकोबार आइलैंड वाला, यहाँ पर वॉल्केनो आते हैं। हालांकि ये पैसिफिक रिम का हिस्सा नहीं है, रिंग का, लेकिन मतलब रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी पास में होने की वजह से यहाँ भी भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिलीपाइंस में, जापान में, यहाँ भूकंप जोन है ये सबसे ज्यादा। यहाँ पर ये ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं और अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दुनिया में यही हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा वॉल्केनो और ज्वालामुखी मतलब अर्थक्वेक आते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। चलिए देखिए, डज इंडिया हैव अ रिस्क ऑफ अर्थक्वेक? क्या भारत में अर्थक्वेक का रिस्क है? बिल्कुल है भैया, देख लो। यस, इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक। क्यों? मैंने बताई थी आपको, ये यूरेशियन प्लेट है, मान लिया ये इंडियन प्लेट है, ये इससे जाकर के टकराई, तो जब ये जाकर के टकराएगी तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बने। तो आज भी ये जो यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ये आज भी इधर को प्रेशर लगा रही है, इसकी तरफ को, और जब ये प्रेशर लगा रही है तो आज भी हल्के हल्के झटके लेती है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, हिमालयन माउंटेन वाला, ये वाला एरिया, ये हमेशा क्या रहता है? अर्थक्वेक का मतलब अर्थक्वेक वहां पर आते रहते हैं, ठीक है। इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। हिमालयन रीजन इज द वल्नरेबल जोन। हिमालयन रीजन है जहां पर अर्थक्वेक का जोन है वो। अर्थक्वेक कैन कॉज ह्यूज लाइफ, बहुत एक बड़ी प्रॉपर्टी ये खराब कर देता है, ठीक है। कौन? अर्थक्वेक। चलिए लास्ट का देख लीजिए, ये वॉल्केनो दिख रहे हैं आपको, ये भी वॉल्केनो है। ये भारत में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें ये है बारातंग आइलैंड। उस बारातंग आइलैंड में ये ज्वालामुखी देखने को मिलता है। अब ये कैसा ज्वालामुखी है? ये ज्वालामुखी वो नहीं है जिसमें लावा निकल के आ रहा है, मैग्मा निकल के आ रहा है, ये वाला वॉल्केनो नहीं है। इसमें क्या निकल के आता है? इसमें निकल के आता है मड और बबलिंग, यानी कुछ बुलबुले टाइप के निकल के आते हैं पानी के, और मड कीचड़ वगैरह आती है यहाँ को निकल के, यहाँ पर, यहाँ से, और ये आकर के इसमें फैल जाती है इस तरह से। समझ रहे हैं? ये कीचड़ इस तरह से फैल जाती है और कुछ गैसेज निकलती हैं, गैसेज जैसे कि मीथेन गैसेज और कुछ और नेचुरल गैसेज निकलती हैं, ठीक है, प्रेशर के साथ। जैसे अंदर प्रेशर बनता है तो कीचड़ निकल के आता है बाहर को, मड आती है निकल के बाहर को, और कुछ गैसेज आती हैं, अंडरस्टैंड, और कुछ वाटर के रूप में भी आता है। तो ये जो है, ये अलग ही आइलैंड, मतलब अलग ही टाइप के वॉल्केनो है। इसमें लावा, मैग्मा, आग कुछ नहीं, सिर्फ कीचड़, अंडरस्टैंड। तो ये कहां पर है? ये हमारे अंडमान निकोबार जो बारातंग आइलैंड है उसमें है ये, ठीक है। अब देखिए, जब
इसमें एक पिक्चर और दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में कि ये वाली जो कंडीशन दिख रही है सब कुछ ग्रे ग्रे दिख रहा है आपको, पेड़ों पर, इस मकानों पर, माउंटेन पर सबको ग्रे दिख रहा है, ग्रे दिख रहा है। तो ये क्या है, धूल है, राख है, ये क्या है? ठीक है, यही पूछा इसमें। तो देखिए जब वोल्केनो आता है, तो वोल्केनो जब इरप्शन होता है, फटता है, ऊपर को मैग्मा आता है, लावा के रूप में बाहर आ जाता है, तो उसके अंदर उसके साथ कुछ राख भी आती है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में बिखर जाते हैं ऊपर, और फिर धीरे धीरे वही पार्टिकल्स ठंडे होकर के फिर वो नीचे गिरने लगते हैं, और जब वो गिरने लगते हैं तो वो राख के रूप में पहाड़ों पर, इन पेड़ों पर, मकानों पर, लैंड पर, सब पर बिछ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा जो एरिया है वो ग्रे टाइप का हो गया है। ठीक है, तो यही उस राख की वजह से, एशेस की वजह से ये एरिया ग्रे टाइप का लगने लगा है। तो आई होप अगर आपने सब्र करके और इत्मीनान से बैठ करके अगर इस वीडियो को देखा होगा, तो ये वीडियो आपके दिमाग में एक स्मृति जैसी छप जाएगी, एक फिल्म जैसी आपके दिमाग में ये छप जाएगी। अब ये पार्ट 1 था, चैप्टर बड़ा था इसलिए मैंने अभी एक ही पार्ट बनाया है। अब इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, और जिस तरह से आपने इसको देखा है ऐसे ही आप उस वाले पार्ट को भी देख लेना। ये पूरा चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।